वेलकम स्टूडेंट्स, आई एम अवंतिका फ्रॉम एवीएस नॉलेज स्टेशन। एंड इफ़ यू रिमेंबर स्टूडेंट्स, कल हमने क्या पढ़ा था? वी स्टडीड दैट हाउ ईस्ट इंडिया कंपनी स्टार्टेड टू ग्रैब मोर एंड मोर पावर, और टेरिटरी उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया में एक्वायर कर ली थी। एक्वायर करने के बाद उन्होंने क्या किया था? मद्रास, बॉम्बे, कैलकाटा, इन जगह पर प्रेसिडेंसीज क्रिएट कर दी थी, है ना। एक किंगडम को हटा के उन्होंने अपने लोगों को वहाँ पे हेड बना दिया था, और धीरे धीरे कोर्ट्स को ओवर पार करने लगे थे, काजीज की हेल्प लेते थे, पंडित्स की हेल्प लेते थे, और धीरे धीरे वो हर तरह से पावर को ग्रैब करने लगे थे। ऑलराइट, आज हम और कुछ चीज़ें पढ़ेंगे डिफरेंट ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। एंड विल स्टार्ट फ्रॉम this page 22 of chapter 1 class 8 history from trade to territory. I'm beginning from here, the company army. अब कॉलोनियल रूल जो इंडिया में आया, हम सबको पता है कि वो नए स्टाइल के एडमिनिस्ट्रेशन को लाए, अलग अलग रिफॉर्म करे। पर अगर उनकी खासियत थी तो वो खासियत थी मिलिट्री पावर उनकी, तभी उनको सक्सेस मिल रहा था। जबकि जो इंडिया में मुगल्स थे बेटा, उनकी आर्मी में, मुगल्स की आर्मी में सबसे ज़्यादा घुड़सवार थे, जिसको हम कैवलरी कहते हैं, और दूसरे होते हैं इन्फेंट्री, जो नॉर्मल यूजुअल सोल्जर्स होते हैं। ठीक है, उन घुड़सवारों को और दूसरे सोल्जर्स को ट्रेनिंग दी जाती थी तीरंदाजी में और सोर्ड चलाने के तरीक़ों से। ठीक है, फिर भी अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा आर्मी में कौन था? कैवलरी थी। ठीक है, किसकी आर्मी में? मुगल्स की आर्मी में। और मुगल्स को लगता था कि नहीं, ज़्यादा प्रोफेशनली ट्रेंड आर्मी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्या होता था, जब भी उन्हें ज़रूरत होती थी तो रूरल एरिया जो था, ज़्यादातर इंडिया रूरल एरिया ही था तब, तो बहुत ज़्यादा आर्म्ड पेजेंट्स होते थे। मतलब जो पेजेंट होते थे, जो फार्मर्स होते थे, उनके पास कोई ना कोई हथियार रहते थे उस टाइम पे। और जब भी मुगल्स को ज़रूरत पड़ती थी तो लोकल ज़मींदार उनको पैदल सोल्जर्स दे देते थे। मतलब ज़मींदार के अंडर में जो पेजेंट्स काम करते थे, वो खुद भर्ती हो जाते थे इन द मुगल आर्मी। ठीक है, पर धीरे धीरे फिर चेंजेस आने लगे 18th सेंचुरी में, जब अवध और बनारस में उन्हें दोबारा से पेजेंट्स की भर्ती होने लगी। तो ठीक है ना, रिक्रूटिंग पेजेंट्स इनटू देयर आर्मीज एंड ट्रेनिंग देम एज प्रोफेशनल सोल्जर्स। 18th सेंचुरी में चेंज आया जब अवध और बनारस में दोबारा रिक्रूटमेंट स्टार्ट हुआ आर्मीज में, और उनको ट्रेन किया जाने लगा प्रोफेशनल सोल्जर बनने के लिए। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी सेम मेथड अपनाया। अब उन्होंने क्या देखा कि अच्छा, मुगल्स भी भर्ती कर रहे हैं तो हम भी रिक्रूटमेंट करेंगे। रिक्रूटमेंट होता है सिलेक्शन प्रोसेस। ठीक है, और जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने रिक्रूटमेंट स्टार्ट किया अपनी आर्मी के लिए, तो उसको बोले जाने लगा सिपॉय आर्मी। ठीक है, जैसे इंडिया में सिपाही वर्ड है, ऐसे ही उन्होंने भी सिपॉय आर्मी बनानी स्टार्ट करी। और नेक्स्ट पैराग्राफ में आप देख सकते हैं, एज वॉरफेयर टेक्नोलॉजी चेंज फ्रॉम द 1820s द कैवलरी रिक्वायरमेंट्स ऑफ कंपनीज आर्मी डिक्लाइंड। अब क्या हुआ? अब 1820 से बेटा वॉरफेयर टेक्नोलॉजी, मतलब वॉर लड़ने की टेक्नोलॉजी में भी चेंज आया। तो उन्होंने भी देखा कि अब घुड़सवारों से काम नहीं चलेगा। ठीक है ना, इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी में जो घुड़सवार चाहिए थे, उसमें वो कमी आने लगी। अब उन्हें ज़्यादा घुड़सवार नहीं चाहिए थे। क्यों नहीं चाहिए थे? क्योंकि ब्रिटिश एम्पायर ऑलरेडी बर्मा, अफ़गानिस्तान, इजिप्ट में लड़ रहा था, और वहाँ पे सोल्जर्स कैवलरी का यूज़ नहीं कर रहे थे, जबकि मस्केट्स और मैच लॉक्स का यूज़ कर रहे थे। ये मस्केट्स और मैच लॉक्स क्या हैं? ये एक डिफरेंट वैरायटी की गन्स थी जो उनको ज़्यादा इफ़िशेंसी से लड़ने में हेल्प करती थी। ठीक है, तो ये सब हो रहा था, और सोल्जर्स जो थे कंपनी की आर्मी के, उनको भी अब बदलते हालातों से खुद को अपडेट रखना था। ठीक है ना, इस वजह से अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी रिक्रूटमेंट कर रही थी, अब उनको और ध्यान रखना पड़ रहा था कि हमारे पास ट्रेंड सोल्जर्स ही होने चाहिए, ट्रेंड आर्मी होनी चाहिए। पहले की तरह घुड़सवार और तीरंदाजी से काम नहीं चलने वाला। ठीक है, इस वजह से ही अर्ली 19th सेंचुरी में ब्रिटिशर्स स्टार्ट करने लगे एक यूनिफॉर्म मिलिट्री कल्चर। ठीक है, क्योंकि अब उन्हें पता था अब रिक्वायरमेंट्स चेंज हो चुके हैं। ठीक है, और इस क्या होता था यूनिफॉर्म मिलिट्री कल्चर में? सोल्जर्स वर इंक्रीजिंगली सब्जेक्टेड टू यूरोपियन स्टाइल ट्रेनिंग, ड्रिल एंड डिसिप्लिन। अब उनको क्या किया जाता था इस यूनिफॉर्म मिलिट्री स्ट्रक्चर में? अब जिनको भी वो भर्ती कर रहे थे, उनको यूरोपियन स्टाइल की ट्रेनिंग दी जा रही थी, प्रैक्टिस दी जा रही थी, और डिसिप्लिन दिया जा रहा था,
जो जिससे उनकी लाइफ पे बहुत असर पड़ रहा था पहले से ज़्यादा, क्योंकि पहले ट्रेनिंग नहीं दी जाती थी। देखिए, often this created problems since caste and community feelings were ignored in building a force of professional soldiers। अब ये लाइन समझनी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, जब मुगल के टाइम में रिक्रूटमेंट होता था तो तब थोड़ा भेदभाव होता था, कास्ट वगैरह को ध्यान में रखा जाता था, एक जैसे लोगों की एक तरह की आर्मी बनाई जाती थी। बट जब ब्रिटिशर्स रिक्रूटमेंट कर रहे थे, उन्होंने कास्ट कम्युनिटी की फीलिंग्स का ध्यान नहीं रखा, उन्होंने सिर्फ अपनी आर्मी को स्ट्रॉन्ग बनाने का ध्यान रखा। ठीक है, और इस वजह से जो आर्मी में भर्ती लोग हो रहे थे, उनके सामने प्रॉब्लम आई कि क्या वो अपनी डिफरेंसेस को भूल पाएंगे, क्या वो सिर्फ सोल्जर्स की तरह रह सकते हैं और अपनी कम्युनिटी कास्ट को इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, तो हाउ डिड द सिपाहीज फील, हाउ डिड दे रिएक्ट टू चेंजेस इन देयर लाइव्स एंड आइडेंटिटी, और तब उन्हें क्या फीलिंग आई कि वो कहाँ को बिलोंग करते हैं। यही चीज़ें आपको पता चलेंगी रिवोल्ट ऑफ 1857 में। ठीक है, और ये हमें रिवोल्ट ऑफ 1857 का चैप्टर बताएगा अबाउट द लाइफ्स ऑफ द सिपॉइज, जिसके बारे में विल स्टडी इन चैप्टर 5। ओके, सो आवर चैप्टर एंड्स हियर एंड आई वुड लाइक टू टेल यू इन कंक्लूजन दैट ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे एक ट्रेडिंग कंपनी से एक टेरिटोरियल कॉलोनियल पावर में चेंज हुई। ठीक है, आई तो किस लिए थी, ट्रेड के लिए आई थी, पर धीरे धीरे वो एक कॉलोनियल पावर बन गई। कॉलोनियल पावर कैसे बनी, जब उन्होंने टेरिटरी एक्वायर करी ज़्यादा से ज़्यादा। ओके, और उनके आने में एक चीज़ और उनको हेल्प मिली कि जो अराइवल हुआ नई स्टीम टेक्नोलॉजी का, उससे उनकी पावर में और इंक्रीज़ हो गया। क्योंकि उससे पहले क्या होता था, स्टीम टेक्नोलॉजी के आने से पहले 6 to 8 मंथ्स लग जाते थे कहीं भी ट्रैवल करने में बाय सी। ठीक है ना, इंडिया को अगर आपको पूरे को एक्सप्लोर करना है बाय सी तो 6 to 8 मंथ्स लगते थे। बट स्ट्रीम टेक्नोलॉजी के आने की वजह से, स्ट्रीम शिप्स के आने की वजह से वो जर्नी टाइम भी घटता चला गया। ठीक है, वो सिर्फ 3 वीक्स रह गया और ज़्यादा से ज़्यादा ब्रिटिशर्स आने लगे, उनकी फैमिली आने लगी, इतने दूर से इंडिया वो ईजिली आने लगे। वाई, ड्यू टू द इन्वेंशन ऑफ स्टीम टेक्नोलॉजी और स्टीम शिप्स यू कैन से। ठीक है, तो हमने ये चेंज देखा। ये चेंज एक बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से कि ये टेरिटोरियल कॉलोनियल पावर बन गई ईस्ट इंडिया कंपनी। ओके, एंड 1857 तक कंपनी डायरेक्ट रूल अपना ला चुकी थी इंडिया में। 63% टेरिटरी ब्रिटिशर्स के अंडर में थी और 78% ऑफ पॉपुलेशन ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। सब कॉन्टिनेंट में बेटा इंडिया के जो आसपास के नेपाल, भूटान, बर्मा, पाकिस्तान, श्रीलंका, इन सब की बात आती है। ठीक है, तो 63% टेरिटरी और 78% पॉपुलेशन को वो अपने अंडर में कर चुके थे। और ये इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस के साथ जब टेरिटरी और पॉपुलेशन की पावर इनको मिल गई, तब ये देखा गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी का कंट्रोल था ऑलमोस्ट पूरे इंडिया के ऊपर। वर्चुअली का मतलब है बहुत इफ़ेक्टिव, और ऑलमोस्ट एंटायर इंडिया पे इनका कंट्रोल आ गया। ठीक है, तो ये चैप्टर का जो नाम था फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी, आपको समझ आया अब? ऑल राइट, प्लीज़ रीड द चैप्टर वंस अगेन, mark your doubts and let me know if you have any doubts. Till then, stay safe and study sincerely.